डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे त्रुटियों के मापन से संबंधित, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रुटियों का आकलन कैसे करते हैं। देखिए, आप लोगों ने इसके पहले जो है त्रुटि क्या होती है इसके संबंध में हमने पिछले कई क्लासों में पढ़ाया है। त्रुटि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में डिटेल पढ़ाया है। लेकिन अगर हम कोई प्रेक्षण ले रहे हैं या कोई मापन कर रहे हैं तो त्रुटियों का आकलन कैसे करेंगे, आज हम लोग ये जानने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आप सभी से हमारा गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आइए अब शुरू करते हैं त्रुटियों का आकलन। त्रुटियों का जब आकलन करना होता है तो आप त्रुटि का आकलन कैसे करेंगे। देखिए, जो त्रुटियों का आकलन होता है इसके लिए हमें दो वैल्यू आवश्यक होती है। पहला है यथार्थ मान, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, और एक होता है प्रेक्षित मान, जिसको हम लोग ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं। यथार्थ मान का ही कई नाम है। यथार्थ मान को हम लोग वास्तविक मान भी कहते हैं, वास्तविक मान भी कहते हैं, और इसी को माध्य मान भी कहा जाता है, माध्य मान कहा जाता है। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि तीन नामों से एक ही चीज को क्यों जानते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब अगर कोई वैल्यू जो प्रमाणित वैल्यू है, प्रमाणित मतलब कि जैसे कि अगर हम कह दें कि पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, ये हम लोग जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो यह क्या है, यह इसका यथार्थ मान हो जाएगा। अगर हम बात करें कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है इस पृष्ठ पे, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है इसकी पृष्ठ पर 9.80 भी करते हैं, 81 भी होता है, 80 लिखिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, यथार्थ मान जो है पृथ्वी गुरुत्व कितना होता है 9.80 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग यथार्थ मान कहते हैं। ओके, अब रही बात है कि इसी को हम लोग वास्तविक मान भी कहते हैं, इसी को हम लोग वास्तविक मान कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास यथार्थ मान नहीं दिया हो और बहुत सारे प्रेक्षण दिए हों। जैसे मान लीजिए कि आपने पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकाला, किससे निकाला, ये मान लीजिए कि हम लोगों ने पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण सिंपल पेंडुलम की सहायता से निकाला, सिंपल पेंडुलम की सहायता से निकाला। ओके, सिंपल पेंडुलम की सहायता से हमने क्या किया, इस गुरुत्वीय त्वरण के मान को निकाला। जब निकाला तो हमारे पास कई सारे वैल्यू आए, जैसे कि 9.83, मान लीजिए पहला जो है A1, मान लीजिए दूसरा हम लोगों ने निकाला A2 9.79, यहाँ तीसरा निकाल दिए 9.85, फोर चौथा हमने वैल्यू निकाला 9.87। ये चार वैल्यू, या और भी मान लीजिए हमने 5 वैल्यू निकाली है। 9 मान लीजिए कि यह है 83 हो चुका है, इसको हम लोग 9.75 कर देते हैं। हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम की सहायता से किसी एक जगह पे बहुत सारे मान निकाले, तो अब हमें यथार्थ मान नहीं दिया है, लेकिन क्या किया है, हमें 5 वैल्यू हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस प्रैक्टिकल में प्रयोग करके हमने निकाला कि GAT जो 5 वैल्यू है वो 9.83 आ गया, 9.79 आ गया, 9.85 आ गया, 9.87 आ गया, 9.75 आ गया।
अब इस कंडीशन में आप यथार्थ मान किसको कहेंगे, या इस कंडीशन में आप वास्तविक मान किसको कहेंगे, या इस कंडीशन में आप, तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, आपको इन पांचों प्रेक्षण का माध्य मान निकालना होता है। क्या करते हैं आप, इस कंडीशन में आप माध्य मान निकालते हैं, आपको माध्य मान निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे कि माध्य मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि औसत निकालते हैं। जितने भी प्रेक्षण लिए गए होते हैं उनका औसत निकालते हैं, और औसत निकालने के बाद से जो वैल्यू मिलती है उसी को यथार्थ मान, वास्तविक मान या माध्य मान कहा जाता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे कि यथार्थ मान या वास्तविक मान या माध्य मान, इसको कहते किसे हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं कि यथार्थ मान को लेकर के लिखा है कि, देखिए हम लिखेंगे हम लोग कि किसी मापन प्रक्रिया में, किसी मापन प्रक्रिया में ली गई प्रेक्षणों के औसत को यथार्थ मान, वास्तविक मान, यथार्थ मान या वास्तविक मान या माध्य मान कहते हैं। किसी मापन प्रक्रिया में, या मापन प्रक्रिया कह सकते हैं या किसी प्रयोग में कह सकते हैं, किसी मापन प्रक्रिया में ली गई प्रेक्षणों के औसत मान को, यहाँ पे औसत मान लिखेंगे, औसत मान को यथार्थ मान या वास्तविक मान या माध्य मान कहते हैं। इसको ऐसे लिखें आप, जैसे, अच्छा माध्य मान का जो पहले लिखेंगे फार्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि माध्य मान बराबर होता है कुल, अब हम लिखेंगे कि माध्य मान लिखेंगे आप यहाँ पे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, जैसे अगर हम लिख लिया, जैसे किसी मापन की प्रक्रिया में A1, A2, A3, A4 एवं A5 प्रेक्षण लिया गया। फॉर्मूला बनेगा, अतः प्रेक्षणों का माध्य मान, इसको हम लोग अगर A1, A2, A3, A4 लिए हुए हैं तो इसको हम लोग A से दिखाते हैं, कैपिटल S। माध्य मान A बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A5 अपान 5। ठीक है, हमने 5 लिया तो क्या लिखा यहाँ पर, 5 वैल्यू लिया, 1 2 3 4 5, हमने 5 से डिवाइड किया। अगर मान लीजिए अगर यही हम लोग इससे ज्यादा वैल्यू लेते, जैसे मान लीजिए हमने AN इतने सारे परीक्षण लिए, इतने सारे AN तक, तो हम क्या करेंगे,
अब यहाँ हम लिखेंगे ऐसे A1 ऐसे करते करते जाएंगे आगे प्लस AM नीचे लिखेंगे हम लोग अपॉन n, A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन n। ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A बराबर 1/n n मिलेगा और इसका हम लोग समेशन निकाल देंगे आई का मतलब कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर के n तक। देखिए इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिखा है, इसको बोलते हैं योग का चिन्ह, यह योग का चिन्ह है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ लिख दें ऐसे कि आई बराबर 1 से लेकर के 10 और यहाँ हम क्या लिख दें ए आई। इसका मतलब होता है कि आई की वैल्यू 10 बार तक जाएगी, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 फिर ऐसे करके हम कहाँ तक जाएंगे A10 तक। और मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिख दिया जाए समेशन, समेशन इसका नाम है, इसको हम समेशन बोलते हैं, समेशन। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो, यहाँ हम लिखते हैं क्या 6, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं एक्स आई, तो हम कहाँ जाएंगे 6 तक जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। ठीक है, तो ये इसका तरीका है, सिंपल है इसको लिखने का। तो यहाँ तक लिया गया है, तो हम आई बराबर 1 से लेकर के n तक जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको औसत मान कहा जाता है, इसको औसत मान का संज्ञा दी जाती है। ओके, इसको हम लोगों ने ध्यान में रखें। दूसरी चीजें हैं, यहाँ पर लिखा है कि प्रेक्षित मान क्या होता है, जिसको हम लोग ऑब्जर्वेटिव बोलते हैं। तो प्रेक्षित मान का मतलब होता है कि जो हम लोग प्रेक्षणों से निकाल रहे हैं या जो मापन प्रक्रिया में जिन वैल्यू को ले रहे हैं, तो उन्हें प्रेक्षित मान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिया है A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से लिया गया है, ये सभी अलग अलग प्रेक्षण है। मान लीजिए यहाँ पे n तक प्रेक्षण लिया गया है, 1 2 3 4 5 प्रेक्षण लिया गया, तो इसको हम लोग प्रेक्षित मान बोलते हैं। मैं लिख सकते हैं कि किसी मापन प्रक्रिया में मापी गई मान को ही प्रेक्षित मान कहा जाता है। इसको प्रेक्षित मान कहते हैं। किसी मापन प्रक्रिया में मापी गई मान को ही हम लोग प्रेक्षित मान कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आप ये पाएंगे कि 2 तरह के मान है, यथार्थ मान और प्रेक्षित मान। अब हम क्या करेंगे, त्रुटियों का आकलन करेंगे। तो त्रुटियों का जब हम आकलन करेंगे तो 2 तरह की त्रुटि हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी त्रुटि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले जो त्रुटि होती है उसका नाम है परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि या संभावित त्रुटि। ऐसे लिखेंगे हम लोग कि जो हम लोग करेंगे उसका नाम है परम त्रुटि, या इसी को नाम देंगे या निरपेक्ष त्रुटि। परम त्रुटि इसके नाम देते हैं, या इसी को इंग्लिश में इसी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट, या हिंदी में ही लिखेंगे तो निरपेक्ष त्रुटि या उसी को हम लोग संभावित त्रुटि भी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है संभावित त्रुटि। कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग निकालेंगे कि परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, संभावित त्रुटि, इसका आकलन करना होता है। दूसरा करना होता है, उसका नाम होता है, इसको हम नाम देते हैं कि सापेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। उसका नाम है ये सब एक तरह का हम लिखेंगे भिन्नात्मक, इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। ऑब्लिक
उसी को सापेक्ष त्रुटि कहा जाता है। भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि या इसी को जो है आपेक्षिक त्रुटि भी कहा जाता है। इसी को आपेक्षिक त्रुटि भी कहते हैं। तीसरा जो है उसका नाम है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि। इन तीनों त्रुटियों का गणना या आकलन कैसे करेंगे इसको आप देखेंगे। चलिए, पहला जो है ये जो भी मान लिखे हुए हैं आपको इन दोनों मान को ध्यान रखना होगा। यह है माध्यमान और इन सबों को हम क्या बोलते हैं? प्रेक्षित मान बोलते हैं। A1, A2, A3, A4, A5 ये सभी प्रेक्षित मान हैं। कैसे निकालेंगे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। गणना कैसे करनी है इस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो पहली जो त्रुटि है उसका हम लोग गणना कैसे करेंगे उसको हमें सबसे पहले समझना होगा। आप लोगों ने दो वैल्यू को ध्यान में रखा है तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। आइए हम गणना करते हैं परम त्रुटि की। परम त्रुटि कैसे निकालें? देखिए, तीन तरह की त्रुटियों का आकलन करना होता है। परम त्रुटि या उसी को निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है या संभावित त्रुटि कहा जाता है। दूसरा है भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि उसी कहते हैं। तीसरा है प्रतिशत त्रुटि, उसको प्रतिशत त्रुटि का भी नाम दिया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे परम त्रुटि जिसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। परम त्रुटि कैसे निकालेंगे इसको हमें समझने की जरूरत है कि परम त्रुटि कैसे निकालते हैं। देखिए, परम त्रुटि का जो फार्मूला होता है इसको ध्यान में अगर रखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं कि परम त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान। अभी आपको हमने बताया है कि माध्य मान हो, वास्तविक मान हो या यथार्थ मान हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। ओके, बात समझ में आई नहीं आए? मतलब शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। हम लोग उस समय पे एक धारावाहिक आता था तो दोनों कैरेक्टर एक ही व्यक्ति निभाता था। तो एक में उसको गंगाधर बोलते थे और एक में उसको शक्तिमान बोलते थे। इसी तरह से जो यथार्थ मान है, यथार्थ परम त्रुटि को ही निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है या संभावित त्रुटि कहा जाता है। तो हम परम त्रुटि ही लिख रहे हैं। और उसी तरह से वास्तविक मान को माध्य मान भी कहते हैं, औसत मान भी कहते हैं और यथार्थ मान भी कहते हैं। इसको आपको बिल्कुल समझ करके अपने दिमाग की रख लेना है ताकि उसमें गलती ना हो पाए। अब परम त्रुटि कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। वास्तविक मान बटे माइनस प्रेक्षित मान। अब इसको वास्तविक मान का मतलब हम लोग ने क्या बताया कि इसको वास्तविक मान को ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। इसी का नाम है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। प्रेक्षित मान को आपने समझ ही लिया। प्रेक्षित मान को नाम देते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं। परम त्रुटि को आप समझ ही रहे हैं, इसका नाम अभी ऊपर लिखे हैं एब्सोल्यूट एरर होता है। तो परम त्रुटि निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को घटाना होता है, तब जाकर के हमें परम त्रुटि निकल पाएगी। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 1 kg का बाट है, यह 1 kg का बाट है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड है। 1 kg का मतलब होता है कितना? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। अब इसकी से तुलना करके, जैसे मान लीजिए ऐसे है, ये बाट है, बाट नहीं, ये तौलने वाला है, इसको तौलते हैं। अब हम अगर 1 kg का बाट इधर रखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उसने क्या किया, इसमें 20 ग्राम का चुंबक लगा दिया या 50 ग्राम का चुंबक लगा दिया बाट के नीचे, चोरी करने के पर्पज से 50 ग्राम का बाट इधर नहीं रखा, सॉरी, इधर तो बाट रखा हुआ है,
जिधर सामान रखा है उसने पेंदी में क्या किया कि 50 ग्राम का चुंबक रख दिया, 50 ग्राम का लगा दिया। अब उससे आप कोई भी वस्तु तौलेंगे तो क्या होगा, वो 50 ग्राम कम ही तौलाएगा। क्या होगा, वो 50 ग्राम कम ही तौलाएगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है कि 50 ग्राम का चुंबक उसके पेंदी में लगा दिया है। पेंदी में लगाने की वजह से क्या होगा कि ये जो है ये 50 ग्राम हमेशा कम तौलेगा, कम ही तौलेगा। अब मान लीजिए कि आप गए और वहां से क्या खरीद लिए, आपने कहा कि 1 किलो हमको चीनी दे दीजिए, तो उसने क्या करेगा, एक थैला लेगा और थैला में जो है आपको 1 केजी चीनी दे देगा, 1 केजी चीनी आपको मिलेगा। लेकिन क्या वो 1 केजी चीनी है? तो आप कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि जो इसका वास्तविक मान है, वास्तविक मान कितना है, 1000 ग्राम है। वास्तविक मान 1000 ग्राम है। इसमें से आप अगर देखेंगे तो कितना घाटा कर रहा है, तो रहा है वो 1 केजी, लेकिन वो कितना होगा, ये चीनी एक्चुअल में 950 ग्राम होगा। तो कितने घाटा हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 50 ग्राम का घाटा हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है यही आपका वास्तविक मान है, और ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रेक्षित मान बोलते हैं। ये जो निकल करके आया है इसको परम त्रुटि कहा जाता है, इसी को एब्सोल्यूट एरर नाम देते हैं। ठीक है, तो परम त्रुटि बराबर क्या होता है, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। लेकिन ये एक हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत सारे प्रेक्षण ले रहे हैं, तब क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे कि मान, यहाँ लिखेंगे परम त्रुटि का जो डिफिनेशन होगा वो क्या होगा, उसको समझने की जरूरत है कि वास्तविक मान किसी प्रेक्षण में, किसी प्रेक्षण में वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को परम त्रुटि कहा जाता है। किसी प्रेक्षण में वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को परम त्रुटि कहा जाता है। अब देखिए अंतर की बात है, तो जब यहाँ पे जो लगाया है नेगेटिव का चिन्ह, जो माइनस का साइन, वो ऐसे रहेगा, ऐसे, इसको अंतर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अधिक रहेगा उसमें से कम वाला क्या होगा, घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम बात किए कि अगर वो 1000 ग्राम बाट रख रहा है और 950 ग्राम तौल रहा है, तो ये तो आसानी है कि 1000 में से 950 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर वही चुंबक जो है इधर लगा दिया होता 50 ग्राम का, तब क्या होता, तब हमें 1050 ग्राम मिलता है, 1050 ग्राम। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 1000 माइनस 1050, तो ये मिलता है आपको कितना मिलेगा, 50 ग्राम। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये चिन्ह लगाते तो कहाँ घट पाएगा, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ हम लोग इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब होता है अंतर जो बड़ा होगा उसमें से क्या होगा, छोटा वाला घट जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए किसी प्रेक्षण में हमें ये लेना है कि माना किसी प्रेक्षण में A1, A2, A3, AN प्रेक्षित मान है। मान लीजिए कोई प्रेक्षण है जिसमें A1, A2, A3 और डॉट 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 AN प्रेक्षित मान है, तो हम क्या करेंगे, इसका माध्य मान निकालेंगे, माध्य मान। तो माध्य मान कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया कि A बराबर क्या मिलेगा,
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बटा n। अब आपको क्या मिलेगा कि ये तो माध्यमान है। सपोज कर लीजिए अगर माध्यमान दिया होता है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे माध्यमान दिया होता या यथार्थ मान दिया होता, तो हम लोग ये माध्यमान नहीं निकालते, हम माध्यमान नहीं निकालते। लेकिन जब नहीं दिया गया होगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अगर किसी भी प्रेक्षण में माध्यमान या यथार्थ मान दिया है तब उस कंडीशन में माध्यमान नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर माध्यमान नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हमें माध्यमान निकालना होगा। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग कि अब इस कंडीशन में क्या होगा कि परम त्रुटि को डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा से। अब डेल्टा अगर हम यहाँ पर परम त्रुटि को डेल्टा ए आई से दिखा रहा है तो वास्तविक मान क्या मिलेगा यहाँ पर ए माइनस ए आई, जहां आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके यहाँ तक जाएगी। देखिए इसको आपको समझने की जरूरत है कि परम त्रुटि जो होती है अलग अलग प्रेक्षित मान में अलग अलग होती है। मान लीजिए आपने 5 वैल्यू लिया या 5 प्रेक्षित मान लिया, तो जितनी भी वैल्यू आप लेंगे सारी वैल्यू का जो है अलग अलग जो है त्रुटि होगा। ऐसा नहीं कि एक ही त्रुटि होगा, सबका अलग अलग त्रुटि होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए अगर हम i बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो ये परम त्रुटि पहले परीक्षण में हो जाएगा। दूसरे की बात है कि यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो वह दूसरी जो है दूसरे परीक्षण में आपको मिलेगा। 3 रखेंगे तो तीसरे परीक्षण में मिलेगा, 4 रखेंगे तो चौथे परीक्षण में रखेंगे, 5 रखेंगे तो 5वें परीक्षण में हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये पाएंगे कि ये जो परम त्रुटि है वो अलग अलग प्रेक्षणों में अलग अलग होगी। तो आइए हमने एक एग्जांपल लिया है कि माना किसी प्रेक्षण में A1 A2 A3 डॉट 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 AN प्रेक्षित मान है, तो माध्यमान निकालेंगे। माध्यमान कब निकालेंगे, जब माध्यमान या यथार्थ मान नहीं दिया गया हो। अगर दिया गया होगा तब हम माध्यमान या प्रेक्षित मान नहीं निकालेंगे। इस कंडीशन में नहीं दिया है तो हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम प्रेक्षण में परम त्रुटि। अब हम बात करेंगे कि प्रथम प्रेक्षण में परम त्रुटि क्या मिलेगा। इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा A1 इक्वल टू ए, यहाँ पे डिफरेंस का चिन्ह होगा ऐसे A1, फिर द्वितीय प्रेक्षण में परम त्रुटि, इसको हम दिखाएंगे डेल्टा A2 A1 A2, यहां पे हो जाएगा तृतीय प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल्टा A3, इसको नाम देंगे A1, यहाँ पर A3। इस तरह से आप यहाँ पे पाएंगे कि बहुत सारे हम लोग परम त्रुटि की गणना कर सकते हैं। इसी तरह से हम कर सकते हैं कि nth मतलब n तक गए तो nth प्रेक्षण में परम त्रुटि क्या मिलेगा, डेल्टा AN, यहाँ पर A1 ऐसे करके डिफरेंस AN। तो यह अलग अलग प्रेक्षण में अलग अलग परम त्रुटि निकल करके सामने आती है। अलग अलग का मतलब क्या है कि जितने भी हम मान ले रहेंगे उन सब का हम लोग अलग अलग परम त्रुटि निकालते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, इस कंडीशन में परम त्रुटि का भी औसत मान निकालना होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको तो आप नोट कर लीजिए। इस कंडीशन में हम लोग इसका अगर मान करेंगे भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि, तो इन सब का हमें क्या करना होता है, औसत मान देना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः परम त्रुटियों का
औसत मान क्या मिलेगा, इसको दिखाएंगे डेल्टा ए करके, इसके ऊपर एक ऐसे बार लगाएंगे। परम त्रुटि का औसत मान क्या मिलेगा, डेल्टा ए रखेंगे, उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। अब क्या मिलेगा, जितनी भी परम त्रुटि आपने निकाला है सबको आपस में जोड़ देंगे, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा बटे एन। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ए उसी सिंबॉलिक फॉर्म में 1/n समेशन का चिन्ह होगा, आई बराबर 1 से लेकर के n तक होगा, यहाँ हम क्या लिखेंगे डेल्टा ए आई। तो इस तरह से हम परम त्रुटियों का औसत मान निकालेंगे। ठीक है, ये जरूरी है आपको निकालना, क्योंकि जब इसको अब निकालेंगे तभी आगे की हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने परम त्रुटि को समझने का जो है बीड़ा उठाया कि परम त्रुटि हम लोग कैसे समझेंगे। तो परम त्रुटि कैसे निकालेंगे आप लोगों ने सीखा। बाबू देखिए, आप जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, आपसे मेरा आग्रह है, आग्रह यह है कि आग्रह नहीं कर सकते हैं, आपको एक दिशा निर्देश हमको ये देना है कि कभी भी जब इसको पढ़ रहे हैं, जब पढ़ रहे हो तो आप नोट करते चलिए। बिना नोट किए अगर आप लिखेंगे तो कुछ समय के लिए आपके लर्निंग में रहेगा, लेकिन उसके बाद से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम आपसे ये चाहेंगे कि आप इसका एक नोट्स बनाते चलें। नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, मेरा यही कहना है आप लोगों से। क्योंकि इस समय अगर पास हो जाएगा, इस समय जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आप सिर्फ जो है अधिकतम समय अपनी पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि आप जीवन के ऐसे चरण में हैं जहाँ पे ना तो आप बहुत बच्चे हैं और ना तो आप बहुत वयस्क हैं। इस कंडीशन में चल रहे हैं, आपने एक बचपना को छोड़ा है और एक जो है जिम्मेदार नागरिक बनने की क्रम में अग्रसर है। तो अब बचपना तो नहीं आएगी, लेकिन जिम्मेदार नागरिक आपको बनना पड़ेगा। तो जिम्मेदार बनना है तो जैसे ही आप डिप्लोमा या जो भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे ही आप इसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, वैसे ही आप पाएंगे कि जो चीज़ आज आपको करना है, अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आगे चल करके वही आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगी। और जब आप तैयारी करते हैं जॉब के लिए, तो जो प्रश्न यहाँ पे बताए जाते हैं उसी से रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ने की वजह से क्या होता है कि जब तैयारी करने जाते हैं तो पुनः से उसी सिलेबस को रिपीट किया जाता है या उसी को दोहराया जाता है। तो कुछ समय के अंतराल में आपको बहुत बड़े सिलेबस को जो है कवर करना होता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप जो है बारी बारी हर एक टॉपिक वाइज नोट्स बनाते रहें और लिखते रहें। ये आप करेंगे तो मेरा मानना है कि आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओके, तो हम लोगों ने परम त्रुटि निकाल लिया, परम त्रुटि का औसत मान निकाल लिया। इसको हम मिटा सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि आप लिख लिए होंगे। इसके बाद से जो है हम लोग सापेक्ष त्रुटि जो है कैसे निकालेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। ये हमें इतना रहने दे रहे हैं। सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, इसको हम कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, या इसी को हम लोग सापेक्ष त्रुटि भी कहा जाता है, जिसको हम लोग रिलेटिव एरर बोलते हैं। ये रिलेटिव एरर इसका नाम है, रिलेटिव एरर, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि, या इसको हम लोग रिलेटिव एरर कहते हैं। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल सा जो है तरीका क्या है, इसको हम समझेंगे कि परम त्रुटि जो औसत हम निकाले हुए हैं, परम त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को ही सापेक्ष त्रुटि कहा जाता है। मतलब लिखेंगे आप कि परम त्रुटि और औसत मान कहिए, वास्तविक मान कहिए या निरपेक्ष मान कहिए, जो आपकी इच्छा लगे वो कहिएगा, लेकिन याद रहे कि किसको कहना है, इस पे भी गौर करिएगा। परम त्रुटि और निरपेक्ष मान के
अनुपात को परम त्रुटि और निरपेक्ष मान, दो बार मान हो गया, निरपेक्ष मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि अथवा सापेक्ष त्रुटि कहा जाता है। इसको हम लोग डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये जानिए। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा ए बराबर आपको मिलेगा कि परम त्रुटि बटे निरपेक्ष मान, या इसी को मैं से दिखाएंगे कि डेल्टा ए अपन जो ट्रू वैल्यू है, निरपेक्ष मान है, उसको हम एवरेज बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका ए। तो इस तरह से हम लोग परम त्रुटि की गणना करते हैं। अब ए कहाँ से लिए हैं, आपको पता होगा कि यही जो है परम त्रुटियों का औसत मान है। ये निरपेक्ष मान है, जो कि यहाँ पे माध्य मान या इसी को निरपेक्ष मान भी कहते हैं। ये निरपेक्ष मान है ए। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ओके। अब देखिए प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। ये जो रिलेटिव एरर है, सापेक्ष त्रुटि का प्रतिशत ही क्या कहलाता है, प्रतिशत में अगर तब्दील कर दिया जाए तो उसको हम लोग प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि प्रतिशत त्रुटि, इसको नाम दे सकते हैं परसेंटेज एरर। इसको आप कह सकते हैं प्रतिशत त्रुटि को कि सापेक्ष त्रुटि के प्रतिशत को सापेक्ष त्रुटि के प्रतिशत को ही प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। और कोई भी अगर भिन्न में संख्या लिखी हो तो भिन्न में बस 100 से गुणा कर दीजिए तो वो परसेंटेज में तब्दील हो जाता है, तब्दील बदल जाता है। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रतिशत त्रुटि बराबर जो ये मिला है ना, परम त्रुटि बटे निरपेक्ष मान गुणे 100, या इसी को हम कह सकते हैं कि प्रतिशत त्रुटि बराबर, इसी को लिख दीजिए डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। तो इस तरह से हम लोग प्रतिशत त्रुटि की गणना कर लेते हैं। तो आपने देखा कि 3 तरह की वैल्यू है, परम त्रुटि, भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, और तीसरा है प्रतिशत त्रुटि। तो तीनों त्रुटि का हम गणना कैसे करते हैं, आपको इस पूरे लेक्चर के दौरान हमने बहुत ही ब्रीफली मतलब होता है कि बहुत ही डिस्क्राइब करके आपके सामने रखा है। और दोनों पॉइंट को, माध्य मान को कैसे निकालते हैं, परीक्षित मान कैसे निकालते हैं, और उसमें त्रुटि कैसे होती है, एक ही लेक्चर में हमने शामिल किया है। ऐसा इसलिए किया है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम गणना कैसे करते हैं।
तो मेरा मानना है कि आपको ये बिल्कुल कैसे गणना करनी है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से जो है हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेकर के हम ये ज्ञात करेंगे कि जो यहाँ पर हमने थ्योरी में बताया है उसी को हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताएंगे कि कैसे अब गणना करें। तो आइए अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं और एग्जाम्पल ले करके आपको हम बता रहे हैं। वो एग्जाम्पल क्या होगा उसको हम देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं और एक एग्जाम्पल लेकर के, न्यूमेरिकल वाला एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताएंगे कि इसकी गणना कैसे करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए उसको हम लोग अगले टॉपिक में शामिल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई लिखाई में खूब व्यस्त रहें। ओके बाय।